डिस्कस करते हैं आज के पास्ट ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर रे ऑप्टिक्स। और जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये सीरीज जो है, इस सीरीज के अंदर आज वाली वीडियो जो है, इसके अंदर मोस्टली जो है हम न्यूमेरिकल कवर करेंगे। तो आपकी जो क्वेरी रहती है कि न्यूमेरिकल्स जो है वो हमें समझ नहीं आते हैं, लेट्स डू इट। अब टाइम आ गया न्यूमेरिकल करने का। तो जो पहला क्वेश्चन है वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड है और इसमें बोला क्या गया है कि एक स्मॉल बल्ब, आप एज्यूम करो कि वो पॉइंट सोर्स है, उसको आपने प्लेस कर दिया टैंक के बिल्कुल बॉटम में और पूरे टैंक में पानी भरा हुआ है और उस टैंक की जो गहराई है वो 80 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आपको ये बताना है कि अगर आप बल्ब को नीचे प्लेस करोगे तो वो रोशनी ऊपर की ओर फेंकेगी, तो वो जो रोशनी है ना वो कितना एरिया, सरफेस एरिया जो है वो कवर करती है, ठीक है। और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का 4/3 कंसीडर करके चलना है। ये क्वेश्चन दिल्ली के कंपार्टमेंट में पूछा हुआ है, दिल्ली कंपार्टमेंट 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए इस डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले देखो, मान लो कि ये और ये लाइन जो दिख रही है ये टैंक मान लो, इसके अंदर सारा हिस्सा जो है पानी भरा हुआ है और ये टैंक है। अब इस वाले पोर्शन पे, आई होप आपको दिख रहा हो, इस वाले पोर्शन पे आपने लैंप, बल्ब जो मानना है वो रख लो। अब जो बल्ब अपनी रोशनी बाहर की ओर फेंकेगी तो ऐसी तरीके से रोशनी जाएगी और इतना एरिया जो है वो स्प्रेड आउट कर देगी, मतलब क्या, इतने दूर पे रोशनी फैलाएगी, ठीक है। अब आपको यही बताना है कि कितना एरिया जो है मैथमेटिकली ये रोशनी कवर अप करती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसको देख ले। एक्चुअल डेप्थ जो है वो है 80 सेंटीमीटर, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो इस 80 सेंटीमीटर को ना आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो आप इसको बहुत ईजिली मीटर में कन्वर्ट कर लोगे 100 से डिवाइड करके, ये आ गया आपका मीटर। अब हमें इतना पता है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो होता है 1.33, ये बात आपको याद भी रहनी चाहिए। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मालूम है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखो, जब आप इस यहाँ से हाइट को मेज़र करोगे तो जो हमने निकाला 0.8, ये इसी की एक्चुअल हाइट होगी, ठीक। चलो अब मुझे पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, अब यहाँ से जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो कितना होगा, उसको आप थीटा मान लो, ठीक है। आपने मान लिया थीटा क्योंकि आपको फिलहाल नहीं पता, मगर इतना मालूम है कि जो रिफ्रैक्शन होगा ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पे, इस वाले सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो होगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री पे ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, जो भी रे यहाँ से इंसिडेंट होगी। ये तो इंसिडेंट रे है, बट जब रिफ्रैक्ट होगी तो हो जाएगी 90 डिग्री पे, ठीक। सिंस द बल्ब इज अ पॉइंट सोर्स, द एमर्जेंट लाइट कैन बी कंसीडर्ड एज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। अच्छा, जो बल्ब है वो हमने पॉइंट सोर्स माना हुआ था, तो जो भी इमर्जेंट लाइट होगी उसको आप एज अ सर्कल कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। इमर्जेंट लाइट रे जो होगी ना उसको एज अ सर्कल की फॉर्म में आप कंसीडर कर सकते हो। खैर ये तो एक इन्फॉर्मेशन था। अब हम समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, जब ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट जो कि इंसिडेंट रे निकाल रहा है वो रेयर की जगह डेंसर मीडियम में मौजूद है। आप देखो ना, ये पहले से डेंसर मीडियम में मौजूद है, तो इस केस में जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन के आएगा हमारे पास वो कुछ ऐसे बन के आएगा, म्यू इज इक्वल टू साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आई, ठीक है। जनरली क्या होता है, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, लेकिन अभी सरफेस उल्टा है, ठीक। तो ये चीज़ हमें समझ आ गया। म्यू की जगह हम वैल्यू रिप्लेस कर देंगे 4/3। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें म्यू जो है वो 4/3 ही गिवन है। यहाँ देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें कितना बोला हुआ है, 4/3 लेने के लिए, तो हमने ये 4/3 ले लिया। हमें पता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, यहाँ हम पुट कर देंगे। भाई हमें थीटा यानी कि साइन आई नहीं पता तो इसको थीटा ही रहने दो। अच्छा, अब आप एक काम करो, इस 90 डिग्री की जगह ना 1 पुट कर लो, क्योंकि हमें पता है साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1, तो यहाँ आप पुट कर लोगे 1, ठीक। तो ये इक्वेशन देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये है 4/3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। यहाँ तक समझ गए। अच्छा, अब आप एक काम करो, अब आप इसे पलट दो या फिर इसे पलट दो। सबसे बेस्ट ये है कि आप इसे ना रेसिप्रोकल कर लो, तो आपके पास ये साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 3 डिवाइडेड बाई 4। कंपेयर करो क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आ गया 3, हाइपोटेन्यूज आ गया 4। अब अगर यहाँ से आप h स्क्वायर या फिर h इज इक्वल टू, आप ऐसे निकालो, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, और हमें पता है हमारा h वगैरह क्या है, यहाँ नोटिस करो h आपका है 4, ठीक। तो आप सारी वैल्यूज़ पुट कर दो, अब पुट करो सारी वैल्यूज़, तो इस h की जगह पे आप पुट करोगे 4, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमें नहीं पता और परपेंडिकुलर हमें पता है 3 का स्क्वायर। कैसे, परपेंडिकुलर है 3। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप यहाँ से बेस निकाल लो। जब आप ओवरऑल बेस निकालोगे यहाँ से, तो मैं यहाँ पर क्लीन करके आपको बता देता हूँ, जो बेस है ना वो आ जाएगा √7, ठीक है। बेस आ गया √7, ओके। चलो अब बेस √7 आ गया तो उससे आप टैन थीटा निकाल लो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप निकालो टैन थीटा, तो टैन थीटा जब आप निकालोगे तो आ जाएगा 3/√7। कैसे, क्योंकि टैन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हमारा 3 था, बेस हमने अभी
√7 निकाला। ठीक, बेस अभी हमने √7 निकाला तो tan थीटा आ गया 3/√7। ऐसा क्यों किया, tan थीटा की ज़रूरत क्या आन पड़ी, तो आप यहाँ पे देखो ये चीज़ दिख रही है आपको, ये आपका है परपेंडिकुलर एक तरीके से और ये है आपका बेस। ठीक, या फिर अगर इसे बेस मान लो, इसे परपेंडिकुलर मान लो, तो आपको पता है कि बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन देता है, tan थीटा देता है। अब हमें यहाँ से इस रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, ये रेडियस जो फिलहाल आपके लिए एज अ बेस एक्ट करेगा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको जब ये पूरे सर्कल का एरिया निकालना होगा तो यहाँ पे इस रेडियस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस रेडियस को आप tan थीटा की मदद से ही निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने इस tan थीटा को लिख लिया 3/√7 और साथ में हमें पता है कि tan थीटा होता है r/h। इसके अकॉर्डिंग देखो tan थीटा क्या है, r/h। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसे बेस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक एंगल यहाँ भी बन रहा होगा, एक तो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेस और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। तो अब आपको पता है h की वैल्यू आपने 80 सेंटीमीटर गिवन थी क्वेश्चन में, यानी 0.8 मीटर। तो आप यहाँ पे ना वैल्यू रिप्लेस करनी शुरू करो। ये इक्वेशन था हमारा पहला और ये हमारा दूसरा आ गया, दोनों को कंपेयर करोगे तो ये 3/√7 अपनी जगह, 3/√7 अपनी जगह, r/h अपनी जगह, h की जगह आपने रिप्लेस कर दिया क्या, 0.8। अब जब यहाँ से आप r निकालोगे सॉल्व करके तो वो निकल के आएगा 0.91 मीटर। ठीक, ये आ गया आपका रेडियस। अब आपको पता है कि जो भी एरिया बन रहा है, यानी कि जो भी लाइट से एरिया बन रहा है वो एरिया सर्कुलर फॉर्म में है। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। ठीक है, पाई अपनी जगह, रेडियस की जगह भी आपने वैल्यू निकाली 0.91, उसका स्क्वायर पुट करो और आपके पास आंसर निकल के आएगा 2.61 मीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ से जो रोशनी निकल रही थी, वो इतने एरिया को स्वैप कर रही है। ये एरिया आपका सर्कुलर फॉर्म में था और निकल के आया 2.91 समथिंग। ठीक है, तो ये आपका जो था 61 सॉरी, तो ये आपका आंसर था इस वाले क्वेश्चन का। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे बोला है 2 मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट को आपने इंसिडेंट कराया नॉर्मली फेस AB पे आइसोसेलेस वाइट एंगल प्रिज्म के ऊपर। ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है ना ग्लास प्रिज्म का दोनों रेज के लिए, रे 1 और रे 2 के लिए, वो गिवन है 1.35 और 1.45। आपको पाथ ट्रेस करना है ऑफ दीज रेज आफ्टर एंटरिंग थ्रू द प्रिज्म, कि प्रिज्म में एंटर करने के बाद इन रेज का जो पाथ है वो क्या रहा होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ गए। अब आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करें जरा। ये देखिए, ये फिगर है, इस फिगर में एक रे ये रहा, दूसरा रे ये रहा। ठीक है, और ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म है जहाँ पे दो एंगल तो इक्वल है, 45-45, एक जो है 90 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए आगे कहानी कैसे जाएगी। एक रे ऐसे निकलेगा, इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, यानी कि AC वाले फेस पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, यहाँ से फिर रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल जाएगा, इमर्ज हो जाएगा। दूसरा स्ट्राइक करेगा और ऐसे निकल जाएगा। बट ये हुआ कैसे, ये चीज़ हमें समझना है। तो देखो, एट प्लेन AC द इंसिडेंट एंगल फॉर रे 1 एंड रे 2 आर 45। चाहे रे 1 हो चाहे रे 2 हो, जो भी इंसिडेंट एंगल है वो है 45 डिग्री। ठीक, AC के प्लेन के ऊपर। अब हमें इतना पता है कि लेट द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन फॉर रे 1। रे 1 के लिए आप क्रिटिकल एंगल लो। अब सवाल आता है कि यार क्रिटिकल एंगल का ही जिक्र क्यों किया, हमें कैसे पता क्रिटिकल एंगल लेना चाहिए, यहाँ तो सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो देखो, बात ये होती है कि जब भी पाथ ट्रेस करना होता है, इसका मतलब होता है कि रे बाहर निकला है या नहीं निकला है। अब अगर रे बाहर निकलेगा तो एक ही कंडीशन में बाहर निकलेगा, जब उस पर्टिकुलर रे का जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए। अगर क्रिटिकल एंगल के कंपैरिजन में रे का, इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो छोटा होगा तब तो बाहर निकल जाएगा, अगर अदरवाइज वो जो है अंदर ही इंटरनल रिफ्लेक्शन करता रह जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे जिक्र किया गया क्रिटिकल एंगल का। अब देखो, हमें पता है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन होता है, n = 1/में sin c। और हमने बहुत बारी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है, इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। n यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, 1.35। किसके केस में, रे 1 के केस में। 1 डिवाइडेड बाई साइन C1, यानी कि पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लिख लो। अब जब यहाँ से साइन C1 निकालोगे तो 1.35 नीचे आ जाएगा और सॉल्व करोगे तो ये आ गया 0.74। आप 0.74 को कंपेयर करोगे साइन 45 से। देखो, एक है हमारे पास साइन C1, ठीक है, और इसकी वैल्यू निकल के आई है 0.74। अभी आपके सामने ये रहा 0.74, ठीक, और एक है हमारे पास साइन 45 डिग्री। इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो साइन 45 की वैल्यू वैसे तो होती है 0.707। तो आप मुझे बताओ 0.74 बड़ा है या 0.707 बड़ा है? जाहिर सी बात है 0.74 बड़ा है, यानी कि C1 कंपैरिजन में I से बड़ा निकल जाएगा। अब मैंने जैसा आपसे कहा कि अगर क्रिटिकल एंगल बड़ा है इंसिडेंट से
तो लाइट रे इमर्ज हो जाएगा बाहर की ओर, यानी कि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट छोटा होता है तो वैसे ही बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से पहले अब आप दूसरे वाले जो इंसिडेंट रे था ना उसके केस में क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर लो। तो दूसरे वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो था 1.45, फॉर्मूला यहाँ पे लगाया 1 डिवाइडेड बाई साइन C2, साइन C2 की वैल्यू जब निकालोगे तो निकल के आएगा 0.689, ठीक है। अब 0.689 जो है वो इस बारी छोटा है एज कम्पेयर टू साइन 45, यानी कि जो दूसरे वाला है ना, मतलब सेकेंड लाइट रे जो है वो बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि उसका खुद का जो इंसिडेंट एंगल है वो बड़ा है और क्रिटिकल एंगल यहाँ पे छोटा है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि एज इन केस 1 इंसिडेंट एंगल इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, तो इमर्ज कर जाएगा। केस 2 के अंदर जो इंसिडेंट है एंगल है वो ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लग जाएगा और वो बाहर की ओर नहीं निकलेगा। अब जो आपको ट्रेस करना है तो आप पाथ को कुछ इस हिसाब से ट्रेस कर सकते हो, ये ऐसे बाहर निकल जाएगा, ये ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे ऐसे इंटरनल रिफ्लेक्शन करता रहेगा। तो यार ये था आज का हमारा डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे।